आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात है साल 1984 में कर्नाटक के एक गांव की, जहां बहुत सारे लोग रहते थे जो बहुत ही धार्मिक और सामाजिक थे, जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ मिलकर रहते थे। उन्होंने एक दूसरे की खुशी में सहयोग किया। गांव में किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी या मुश्किल होती थी तो लोग मिलकर उसका समाधान करते थे, और गांव में रहने वाले लोग हर त्योहार में एक साथ मिलकर मनाते थे। इस कारण गांव के लोग में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था और वो बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक उनके साथ ऐसा होने लगा जैसे उसके गांव में उसके लोगों और उनकी ज़िंदगी पर किसी की नज़र लग गई हो। कई दिनों तक गांव के लोग चिंतित रहे और बच्चों और महिलाओं में डर फैल गया, क्योंकि हर रात गांव का कोई न कोई आदमी घर से गायब हो जाता था और ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। इस तरह की कई घटनाएं गांव वालों के सामने आने लगी। गांव के कुछ लोग गायब हो गए थे और उनका कोई पता नहीं चल रहा था। इससे लोगों में चिंता और डर फैल गया। उस गांव की बात हर जगह और यहाँ तक कि कई शहरों में भी फैलने लग गई। इसलिए शहर से वेंकटेश नाम का एक रिपोर्टर इस मामले पर जानकारी इकट्ठा करने और रहस्य को सुलझाने के लिए इस गांव में आया। गांव में वेंकटेश जब पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग दुखी और चिंतित और डरे हुए हैं। किसी को भी किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनका डर भी और बढ़ गया था। वो शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे और घर का दरवाज़ा बंद रखते थे। वेंकटेश ने ध्यान दिया कि गांव के हर घर में कन्नड़ भाषा में ना लेबा लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कल आना। हर किसी ने इसे अपने घर के बाहर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। तो वेंकटेश ये जानना चाहता था कि ये सब क्या है और ऐसा क्यों लिखा है। जब वो इस गांव की आ रहा था तो रास्ते में एक पंडित जी मिले थे। उसे तुरंत ही दिमाग में उस पंडित का चेहरा याद आया और वो उनको ढूंढता हुआ गांव में चला गया। गांव के थोड़ा अंदर थोड़ी दूरी पर उनको वो पंडित मिले। वेंकटेश ने उन्हें कई सारे प्रश्न किए, जैसे कि नालेवा लिखने का कारण, और लोग इतनी जल्दी घर में क्यों चले जाते हैं, और शाम 6 बजे के बाद घरों का दरवाज़ा बंद क्यों हो जाता है। क्या कारण है कि शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। तो ब्राह्मण पंडित ने कहा, इस गांव में लाल साड़ी वाली एक चुड़ैल घूम रही है। आगे पंडित जी ने बताया, उस चुड़ैल ने अब इस गांव को अपना इलाका बना लिया है। वो हर रात लोगों के घरों में जाती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। घर के आदमी को नाम लेकर बुलाती है और उसकी आवाज़ उस व्यक्ति के किसी परिचित व्यक्ति के स्वर में होती है, और आवाज़ इतनी आकर्षक होती है कि कोई भी उस आवाज़ को नकार नहीं सकता। तो जब कोई भी व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो चुड़ैल बहुत ही सुंदर रूप में उसके सामने खड़ी होती है और उसे अपने वश में करके गांव से दूर ले जाकर उसकी हत्या कर देती है। ऐसे ही थोड़े दिन पहले 2 लड़के गायब हो गए थे। उनमें से एक बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन चुड़ैल से बचने में कामयाब रहा और वापस आ गया, और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति जो उसका बड़ा भाई था, उसको चुड़ैल ने मार डाला। छोटा भाई बच गया। उसने ये बात पूरे गांव में बताई और लोगों ने इसे मान लिया। ऐसी ही घटना गांव के कई लोगों के साथ घटी। उनके परिवार का कोई व्यक्ति एक रात के बाद अचानक गायब हो गया
और उसका शव कभी नहीं मिला और ये भी पता नहीं चला कि वो जिंदा भी है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी दूसरी जगह पर गया था, क्योंकि 1 या 2 आदमी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा थोड़ी करेगा। उसके बाद गांव के लोगों ने शहरों और अन्य गांव और सरकारी अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों में भी सभी को खोजने का पूरा प्रयास किया, शिकायत की, लेकिन किसी का कोई पता नहीं लग रहा था। गांव के लगभग 30 से 40 और शायद इससे भी ज़्यादा लोग गायब हो गए थे। तो उनमें से एक ने भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और फिर इस चुड़ैल की बात सामने आई तो लोग डर गए और सोचने लगे कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद जब वो सारे इकट्ठा हुए तो गांव के एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि हमें घर के बाहर लिखना चाहिए कल आना, तो शायद वो चली जाए। तो कई सारे लोगों ने सवाल किए कि क्या चुड़ैल उसे पढ़कर चली जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? इस बात पर गांव के कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वो चुड़ैल पढ़ी लिखी है, और अगर वो पढ़ी लिखी भी है तो वह हमारी बात क्यों मानेगी। मगर फिर सबने निष्कर्ष निकाला कि वैसे भी तो लोगों की जान जा ही रही है, तो क्यों ना ये उपाय किया ही जाए। यही सोचकर गांव के सभी लोगों ने फैसला किया और तुरंत अपने घरों के बाहर कन्नड़ भाषा में ना लेबा यानी कल आना लिख दिया, जिसका लोगों को फायदा भी हुआ। उस गांव में अब कोई भी गायब नहीं होता। इतना कहकर वो पंडित वहां से चला गया और उनके जाने के बाद वेंकटेश को अपने अखबार के लिए एक अच्छा सा लेख मिल गया। उसके बाद वो वहां से किसी काम के लिए अपने स्कूटर पर निकला और रात को गांव लौटा। वो कुछ समय के लिए इस गांव में किराए पर रहने के लिए आया था। उसके पास एक स्कूटर था और वो स्कूटर पर बाहर गया था। जब वो लौटा तो रात हो चुकी थी। गांव आने से पहले उसका स्कूटर अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गया और उसके स्कूटर स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो उसने स्कूटर को हाथ से चलाया और गांव तक आया। पूरा गांव खाली और नीरस लग रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी आदमी बाहर नहीं था। तभी वेंकटेश को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो थोड़ा डर गया और स्कूटर पकड़कर तेज तेज चलने लगा। तभी उसे झनकार की आवाज़ें आने लगी और कोई बहुत ही मधुर आवाज़ में उसका नाम पुकारने लगा, वेंकट, वेंकट। वेंकटेश ने अपने स्कूटर के शीशे पर रोशनी डाली और लाल कपड़ों में एक औरत को देखा जिसका चेहरा वो नहीं देख सका। घबराकर वो स्कूटर छोड़कर भागा। दूर एक खाली इमारत देखी जो कि खुली हुई थी, इसलिए वो तुरंत उस घर में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हो रहे थे और बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रहे थे। वेंकटेश बहुत डरा हुआ था। कुछ देर के बाद जब सारी आवाज़ें शांत हो गई तो वो हिम्मत करके बाहर आया और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वेंकटेश ने राहत महसूस की और शांति से देखा कि अचानक उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ। एक डरावनी महिला ने उस पर छलांग मारी और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वेंकटेश डर के मारे बेहोश हो गया। और फिर अगली सुबह जब लोग घर से बाहर आने लगे तब कोई वहाँ से गुजरा तो उसने वेंकटेश को बेहोशी की हालत में पाया। उसके बाद वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके वेंकटेश होश में आया। उसके बाद वेंकटेश ने अपने साथ घटी घटना सबको बताई। गांव वालों ने उसे यहाँ से जाने को कहा। वेंकटेश को कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने जो अनुभव किया था उसे वो कभी नहीं भूलेगा।
गांव के लोगों का मानना था कि शायद वो इसीलिए बच गया क्योंकि वो इस गांव का नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घटना उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और लगभग मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाया करता था। नानी घर में रहने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि मैं ऐसे शहर में रहता था और मेरे नानी का घर गांव के इलाके में था। मुझे गांव का इलाका छोटे से ही काफ़ी पसंद था, जिस कारण हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी के घर चला जाया करता था। नानी के घर में मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी जो हर साल मेरे आने का इंतज़ार किया करते थे। हम सभी मिलकर काफ़ी खेलते थे। खैर, इस बार भी गर्मी की छुट्टी पड़ते ही मैंने अपने घर वालों से कहा, मम्मी मुझे नानी के घर जाना है। मेरे ये बोलने पर मेरी माँ ने कहा, 2 दिन के बाद चले जाना। इसके बाद मैं नानी के घर जाने की तैयारी करने लग गया और ठीक 2 दिन बाद पापा मुझे नानी के घर छोड़ आए। नानी के घर पहुंचते ही घर के सभी लोगों से मिलकर मैं काफ़ी खुश हुआ और नानी घर वाले भी मुझसे मिलकर काफ़ी खुश हुए। इसके बाद मैं अपने सभी दोस्तों से मिला और उसके बाद हम सभी मिलकर मौज मस्ती करने में जुट गए। खैर, एक शाम हम सभी दोस्त खेल ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार काफ़ी दिन हो गए ना, हम लोगों ने मिलकर पार्टी नहीं की। इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ यार बात तो ठीक बोल रहा है, काफ़ी दिन हो गए। मेरे ये बोलने पर मेरे एक और दोस्त ने कहा, तो ठीक है, क्यों ना कल रात को गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर पार्टी किया जाए। इसके बाद हम सभी ने मिलकर तय किया कि ठीक चलकर शाम के 6 बजे हम सभी सामान लेकर गांव के चौक पर मिलेंगे और वहीं से पार्टी करने के लिए गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाएंगे। सारी बातें हो जाने के बाद हम सभी अपने अपने घर चले गए और घर वालों को पूरी जानकारी दी। पूरी बात बताने के बाद पहले तो घर वालों ने मना कर दिया, फिर हमारे लाख मनाने के बाद घर वाले मान गए। फिर क्या था, अगले दिन हम सभी दोस्त मिलकर पार्टी करने की तैयारी में जुट गए और ठीक सारा सामान जुगाड़ करने के बाद ठीक शाम के 6 बजे हम सभी गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से गांव के पीछे वाली पहाड़ी के लिए रवाना हो गए। हम एक साइकिल पर सारा सामान लाद कर पैदल गांव की पहाड़ी की तरफ बढ़े जा रहे थे। गर्मियों का मौसम था जिस कारण 6 बजे ही हल्की हल्की रोशनी थी। हमारे गांव से पहाड़ी करीब आधे घंटे की दूरी पर था, तो हम आधा घंटा पैदल चलने के बाद गांव के पहाड़ी के नीचे पहुंचे। गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पास पहुंचते ही मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाला क्योंकि अब आसमान में सूरज की हल्की रोशनी की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, हम लोग तो गांव के पहाड़ी पर पहुंच गए, अब ये बताओ कि पार्टी कहाँ करनी है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, बस थोड़ा ही ऊपर जाकर हम लोग एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पर पार्टी करेंगे। इसके बाद हम सभी पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चढ़े और पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चढ़ते ही हमें एक अच्छा सा जगह दिखा। उस जगह पर पहुंचकर हम सभी ने तय किया कि हम सभी यहीं बैठकर पार्टी मनाएंगे और अपने साथ खाना पकाने का सारा सामान लेकर आए थे। तो फटाफट मैं और मेरे दोस्तों ने जो लालटेन जलाया और मुझे कुछ लकड़ियां जुटाकर चूल्हा जलाने के लिए कहा, तो मैं भी फटाफट से अपने काम में लग गया। घटना आज से काफ़ी साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में आबादी काफ़ी कम थी, जिस कारण दूर दूर तक हमारे अलावा हमें और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस हम 5 दोस्त थे, उस सुनसान इलाके में थे। अंधेरा तो पूरे माहौल में इतना फैला हुआ था कि हमें लालटेन के बिना कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। खैर, लगभग 2 घंटे के बाद
हमारा खाना बनकर तैयार हो गया और अब बारी थी तो सभी बैठकर खाने की कि तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार, हम अपने साथ जितना पानी लेकर आए थे वो तो ख़त्म हो गया। इस पर मेरे एक दोस्त राकेश ने कहा, ठीक है, यहीं पास ही में एक तालाब है, मैं जाकर वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राकेश ने पानी का घड़ा उठाया और टॉर्च लेकर तालाब की ओर चलता बना। अब राकेश लगभग गए हुए उसे 5 मिनट हो गए थे, मगर अभी तक राकेश लौट कर नहीं आया था। इस पर मैंने अपने बाकी दोस्तों से कहा, यार तालाब कितनी दूर है, अभी तक राकेश लौट कर नहीं आया। मेरे पूछने पर बाकी दोस्तों ने कहा, इतनी दूर तो नहीं है, अभी तक तो उसे लौट आना चाहिए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें अचानक काफ़ी ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से चौंक गए और मैंने अपने दोस्तों से कहा, ये तो राकेश की आवाज़ है ना। इस पर मेरे बाकी दोस्तों ने एक साथ कहा, हाँ ये राकेश की आवाज़ है। जिस पर मैंने कहा, लगता है राकेश किसी मुसीबत में, हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। और इतना बोलकर हम तीनों दोस्त सारा सामान छोड़कर राकेश की मदद करने तालाब की ओर चलते बने। हम दौड़ते भागते तालाब की ओर जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि राकेश के साथ हुआ तो हुआ क्या। भागते भागते हम तालाब के पास पहुंचे तो पहले तो हमें राकेश कहीं नहीं दिखा। फिर इधर उधर नीचे दौड़ने के बाद हमने देखा, और हमने जो देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और हमारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि हमने देखा कि तालाब के ठीक ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा आदमी है, राकेश को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रहा था। उस आदमी का कद इतना लंबा था कि वो किसी जिंदा इंसान तो हो नहीं सकता था। साथ ही साथ उस आदमी के दोनों हाथ खून की तरह लाल चमक रहे थे। ये देखकर हम समझ गए कि कोई भी आदमी नहीं बल्कि ये शैतान है जो राकेश को मारने ही वाला है। खैर जो भी हो, हम सभी हिम्मत जुटाकर तालाब की ओर राकेश को बचाने के लिए दौड़े। तालाब के उस पर पहुंचते ही हम जैसे ही राकेश को पकड़कर उस आदमी के हाथों से खींचने लगे, मगर उस शैतान ने राकेश को इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि हम राकेश को छुड़ा तो दूर उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, मगर हम इतना ज़रूर जानते थे कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और हमारे यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। साथ ही साथ हम ये भी जानते थे कि हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, मगर शायद उस रात हमारी मौत नहीं थी। काफ़ी लेट हो जाने के कारण और अभी तक घर नहीं पहुंचने की वजह से हमारे घर वाले हमें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए और काफ़ी लोगों को एक साथ देखकर वो शैतान एकदम से राकेश को छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद हम भागते हुए अपने घर वालों के पास आए और पूरी बात घर वालों को बताई और वापस आने लगे। घर वापस आने से पहले हमने सोचा क्यों ना खाना खाकर घर जाया जाए। तो खाना लेने के लिए जैसे ही हम पार्टी वाली जगह पर ऊपर पहुँचे तो वहाँ जाकर हमने जो देखा वो देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमारा सारा खाना एकदम से गायब हो चुका था। इसके बाद मायूस होकर हम अपने अपने घर चले आए और कभी पार्टी करने की जिद नहीं की। बाद में पता चला कि गांव के पीछे वाली पहाड़ी का इलाका पूरी तरह से भूतिया है और वो तो उस पहाड़ी पर भूतों का ही बसेरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।